प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए हिंदी का बोर्ड के द्वारा जारी किया गया 2024 का लेटेस्ट मॉडल पेपर लेकर के आ चुका हूं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे वायरल पेपर का A to Z सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। और दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आपका बोर्ड का पेपर का टाइम टेबल भी आ चुका है और 22 फरवरी से आप सभी का पेपर स्टार्ट होना है, ठीक है। और सबसे जो पहला पेपर है वो हिंदी का ही है, ठीक है। तो इसलिए हिंदी में ज़्यादा स्कोर करना है और हिंदी की तैयारी पहले से ही कर लेनी है, ठीक है, ताकि बोर्ड के पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को पूरा का पूरा तैयारी करवाने वाला हूं, इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को मिस मत करना, शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। देख सकते हैं ये मॉडल पेपर है, 2024 का लेटेस्ट मॉडल पेपर है। ये क्लास 10th के बच्चों का हिंदी का पेपर होने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा जो कि मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। 70 नंबर का होना है पेपर, ठीक है। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा। यहाँ पे 15 मिनट में पूरे पेपर को पढ़ना है। यहाँ पे निर्देश भी दिया गया है, ठीक है, कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं, निर्धारित है। और ये जो पेपर को दोस्तों 2 खंड में डिवाइड किया जाएगा, खंड आ और खंड ब में। खंड आ में 20 MCQ रहेंगे, जिनको हल करने के लिए OMR आंसर शीट दिया जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा, ठीक है। और OMR भरते समय आप सभी को इरेजर या व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है, ब्लू या ब्लैक पेन से भरना है, ठीक है। इतने सारे यहाँ पे निर्देश फॉलो करने पड़ेंगे आपको बोर्ड के पेपर में, ठीक है। आइए सबसे हम यहाँ पे फटाफट यहाँ पे सबसे पहले खंड अ को समाप्त करेंगे। उसके बाद खंड ब में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका भी मैं सलूशन इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। आइए सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। देख सकते हैं 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके सामने भी दे दिया गया है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लांतर युग। तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो दोस्तों ये हो जाएगा आप सभी का पहला, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हो जाएगा द्विवेदी युग, ठीक है। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध, कहानी, नाटक या कविता, ठीक है। तो चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो दोस्तों ये है आप सभी के ऐसे है, निबंध है। यहाँ पे पहला ऑप्शन सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी को अभी कभी रट लो, क्योंकि यही सब सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में रिपीट होते हैं, क्योंकि भैया बोर्ड के पास भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का स्टॉक नहीं है, ठीक है, खत्म हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला या हरिकृष्ण प्रेमी। तो गबन भैया किसकी रचना है? तो दोस्तों ये हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद की। हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि शुक्ल युग की समयावधि, समयावधि मतलब टाइम पीरियड, ठीक है। शुक्ल युग यानी कब से कब तक चला था, ये आपको बताना है। 1936 से लेकर के 43 तक, 1919 से लेकर के 38 तक, 1900 से लेकर के 18 तक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शुक्ल युग की जो समय सीमा मानी जाती है दोस्तों, वो मानी जाती है सन 1919 से लेकर के 1938 तक के बीच का इसका टाइम पीरियड होता है। किसका होता है? शुक्ल युग का होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि नीड़ का निर्माण फिर से किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा या भेंट वार्ता या रेखा चित्र। तो नीड़ का निर्माण फिर से किस विधा की रचना है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आप सभी का आत्मकथा। क्या हो जाएगा? आत्मकथा। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्री प्रवास किस युग की रचना है? कई बार बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि भैया प्री प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग या छायावादी युग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्री प्रवास? ये हो जाएगा द्विवेदी युग। हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध या हरिकृष्ण हरिवंश राय बच्चन या सुमित्रा नंदन पंत। तो मधुशाला भैया किसकी रचना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप सभी का हरिवंश राय बच्चन की। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत भारती किसकी रचना है? देखो रचना से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, ठीक है, इसलिए फेमस रचना और कवि का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में हमेशा ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। चलो बताओ भारत भारती किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की
या जयशंकर प्रसाद की या महादेवी वर्मा की। ठीक है, तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि आधुनिक काल कब से कब तक चला था। ठीक है, आधुनिक काल, ठीक है, मॉडर्न टाइम कब से कब तक चला था? 1843 से लेकर कब तक के टाइम को, या 1643 से लेकर के 1843 तक, या सन 1918 से लेकर के 36 तक, या 1936 से लेकर के 43 तक। तो आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? तो ये माना जाता है सन 1843 से लेकर के अब तक का जो समय टाइम चल रहा है उसी को मानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि मतिराम किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल या रीति काल। तो मतिराम किस काल के कवि हो जाएंगे दोस्तों? तो ये हो जाएंगे आप सभी के यहाँ पे रीति काल। ठीक है, रीति काल के कवि हो जाएंगे। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि हास्य रस का अस्थाई भाव। तो ग्रामर से यानी कि व्याकरण से क्वेश्चन आप सभी को पूछा जाएगा और 10 जो क्वेश्चन होगा वो व्याकरण से ही होगा। ठीक है, तो हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होगा? रस से भी आएगा, छंद से भी आएगा, अलंकार से भी आएंगे क्वेश्चन, तो 2-2 नंबर का फिक्स होता है। ठीक है, रस छंद अलंकार का जो टॉपिक होता है 6 नंबर बोर्ड के पेपर में हमेशा पूछा जाता है, तो इसको आपको तैयार करके जाना है तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाओगे। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? शोक, रति, हास या निर्वेद। तो हास्य रस का स्थायी भाव होगा हास हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आपत परियो प्रकाश। अब देखो हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार बताया जा रहा है आपको बताना है। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या रूपक अलंकार या श्लेष अलंकार। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आप सभी का उत्प्रेक्षा अलंकार। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3, 2, 4 या 5। तो रोला छंद में कुल मिलाकर के 4 चरण होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं भैया? 4 चरण होते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? बी का, मान का, अक का या आ का। तो आकर्षण में किस उपसर्ग का उपयोग किया गया है? तो आ का। उपसर्ग पहले होगा और प्रत्यय पीछे होगा। कई बार हमने बता रखा है प्रत्यय पीछे होगा, प से प्रत्यय और प से पीछे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है, समझ गए। चलो आगे देख लेते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2, 5, 6 या 3। तो कुल मिलाकर के रचना के आधार पर 5 होते हैं, कभी कभी 2 भी देता है। इस बात को डाउट क्लियर कर लेना, एक बार गूगल कर लेना। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि पीताम्बर में कौन सा समास है? ठीक है, कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या तत्पुरुष समास। तो पीताम्बर में भैया कौन सा समास होगा? तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि आंसू का तत्सम रूप क्या होगा? अश्रु, अंशु, रोना या आंख। तो आंसू का जो तत्सम रूप होगा वो हो जाएगा अश्रु। ठीक है, क्या होगा? अश्रु हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता, कर्म की, भाव की या इनमें से कोई नहीं। तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, जो करने वाला होता है उसकी प्रधानता होती है। पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति बताइए। ठीक है, आपको बताना है। तो ताभ्य में क्या हो जाएगा भैया? आप सभी का हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन होगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। अगला जो कि हमारा अंतिम नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सर्वनाम है, ये बताना है। मनुष्य, बचपन या वह या इनमें से कोई नहीं। तो सर्वनाम क्या हो जाएगा भैया? वह हो जाएगा जो संज्ञा का स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी ने देखा कि कितनी बड़ी आसानी से हमने बहुत ही सटीक तरीके से पूरे के पूरे 20 MCQ बता दिया है। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा मैं आप सभी को डाउट क्लियर करता हूं कि खंड ब में कौन कौन से क्वेश्चन और कहां कहां से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। उसी आइडिया के आधार पर आप इस पूरे पेपर को तैयार कर लेना।
ठीक है, इसी माध्यम से आपका पेपर पूछा जाएगा। ठीक है, और खंड ब का जो सेक्शन होगा वो पूर्णांक आपका 50 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, तो इसको बड़ी गंभीरता से लेना है। ठीक है, हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, और सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन का पैटर्न समझिएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि गद्यांश और पद्यांश से रिलेटेड 4 प्रश्न होते हैं, 4 पैसेज और स्टेंजा दिए रहेंगे। ठीक है, जिससे यहाँ पे देखो पहला जो प्रश्न है, ठीक है, इसमें 2 गद्यांश रहेंगे, दोनों में से किसी एक को हल करना है। या तो आप इसको हल करो या तो आप नीचे वाले को हल करो। ठीक है, देखो, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए, इसको हल करो या यह कोई बात नहीं है इसको हल करना है। तो दोनों में से सबसे पहले आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि किसको हल कर रहे हो। ठीक है, 6-6 नंबर का होगा, दोनों सेम ही नंबर का होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। सबसे पहले क्वेश्चन का पैटर्न समझो। ठीक है, करने को तो कोई कर देगा, लेकिन दोनों कर दोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, कट जाएगा। ठीक है, दोनों नहीं करना है, दोनों में से किसी एक को ही हल करना है। ठीक है, दोनों में से किसी एक को ही हल करना है, दोनों को बिल्कुल भी हल नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो पढ़ो पैसेज का क्या लिखा गया है। यह कोई बात नहीं है कि स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। ठीक है, तो मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, सबसे पहले संदर्भ लिखना है, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है और इसी में से एक क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इस पूरे पैसेज को पढ़ोगे आपका आइडिया लग जाएगा, क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हो। और संदर्भ में क्या क्या लिखा जाता है, पाठ का नाम और यहाँ पे लेखक का नाम, 2 बातें लिख दो, आपका यहाँ से 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। साथ में यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका अर्थ लिख दो। ठीक है, वो भी 2 नंबर मिल जाएगा और 2 नंबर इस पूरे पैसेज को पढ़ोगे, इसका आंसर दे दोगे। ठीक है, सेम प्रोसेस इसमें भी करना है, लेकिन दोनों में से किसी एक को ही हल करना है। ठीक है, इसका भी संदर्भ करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, साथ में इसका एक आंसर देना है। ठीक है, इसी प्रकार पद्यांश का भी खेल होता है। पद्यांश भी 2 आएगा। ठीक है, 2 पद्यांश आएगा, दोनों पद्यांश में से एक ही करना है कि चरण कमल बंदो हरिराई जागी कृपा पंगुरी लंगे अंधे को सब कुछ दर्शाई। ठीक है, कई बार हमने बता रखा है। ठीक है, तो इसमें से भी देखो, इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले समझो, पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है और यहाँ पे एक अलंकार पूछ दिया है तो अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार होगा। ठीक है, इसमें भी 3 क्वेश्चन रहेंगे, 6 नंबर का पैसेज होने वाला है ये भी। ठीक है, तो आप ये वाला करो, नहीं तो ये वाला करो, नीचे वाला सुनी सुंदर बहन सुधारस वाला करो। दोनों में से किसी एक को हल करना है, दोनों को हल नहीं करना है। ठीक है, चलो अब आगे इसी प्रकार देखो, संस्कृत का गद्यांश भी देगा। ठीक है, हिंदी का दे दिया ना, उसके बाद आप संस्कृत का देगा, तो संस्कृत का एक गद्यांश देगा। ठीक है, तो ऐसा नगरी वाला करो या मानव जीवनस्य वाला करो, दोनों में से किसी एक को हल करना है। क्या क्या करना है, संदर्भ लिखना है, साथ में इसका अनुवाद कर देना है, यानी कि हिंदी में इसका अर्थ लिख देना है। ठीक है, तो या तो ये वाला करो या तो ये वाला करो, दोनों में से किसी एक को ही हल करना है। तो गद्यांश हो गया। इसी प्रकार संस्कृत में यहाँ पे श्लोक देगा। ठीक है, पद्यांश देगा, अब इसको हल करो, नहीं तो इसको हल करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला, ये भी आपका 5 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, सेम टू सेम। पहले पेपर का पैटर्न समझो, बहुत सारे बच्चे पैटर्न नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, उसके बाद 5वां नंबर जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, एक कविता लिखना होता है। ठीक है, खंड काव्य के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले ये खंड काव्य के आधार पर इसको हल करना होता है। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से इसको हल कर लेना। ठीक है, चलो आगे हम 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो लेखक का और कवि का 2 का जीवन परिचय लिखना होता है, 5-5 नंबर का होता है। लेखक परिचय का जीवन परिचय लिखोगे तो 3 नंबर मिलेगा, साथ में इसकी रचना का नाम लिख दोगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ से 5 नंबर मिलेंगे और यहाँ से भी 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो तीनों में से किसी एक को हल करना है, इस तीनों में से किसी एक को हल करना है। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो ठीक है, आगे कविता लिखना होता है। ठीक है, कविता कंटेस्ट किया हुआ है जो कि आपको याद हो। ठीक है, जिसका जिक्र इस पूरे पेपर में नहीं किया गया, उसके बारे में यहाँ पे लिख देना है। एक कविता 2 नंबर का आता है। ठीक है, कहीं से भी आपको याद हो, आसानी से लिख देना है। अंत में क्या करना है, 8वां नंबर जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आपकी किताब से संस्कृत खंड वाले से, ठीक है, खंड वाले से 2 प्रश्न करना होगा। ठीक है, 4 प्रश्न होंगे, इनमें से 2 को हल करना है कि पुराज का आसित या बीरा केन पूजिते, तो बीरा बीरेण पूजिते। ठीक है, तो दोनों में से चारों में से किसी 2 को हल कर दो, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अगला जो कि निबंध का टॉपिक है, बोर्ड के पेपर में 9 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, 7 नंबर अब की बार हो गया है। ठीक है, तो किसी एक के बारे में आपको निबंध का तैयार करके जाना है, पूरा बढ़िया से 2 पेज में आपको आराम से लिख देना है, आपका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और अंत में इस बार का पूछा जा रहा है, एक यहाँ पे आपको क्या करना होता है, पत्र लिखना होता है। देखो यहाँ भी आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। ठीक है, आप इसको हल करो या तो इसको हल करो,
ठीक है, दोनों को दोनों में से किसी को हल करना है, यहाँ से आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार का पैटर्न आपका पेपर में आएगा और इसी माध्यम से आपको तैयारी करके जाना है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब भी कर देना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।